मैं एक दशक से भी ज्यादा हो गया मेहम में 23 दिसंबर का आयोजन था। चौधरी साहब के जयंती के अवसर पर, किसान दिवस के अवसर पर। शायद कुछ साथी उस समय पहुंचे होंगे, मैं वहां था। और बहुत दिनों बाद बहुत लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं होगा। यहाँ कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं बचपन से देख रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे और आपके बीच जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। एक प्यार है, एक घनिष्ठता है, एक अपनापन है जो आपके व्यवहार में खूब झलका। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपको, आपने खूब स्वागत सत्कार किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो हमने नमक खाया है, हमने तुम्हारा नमक तुम्हें खिलाया है, उसने चुनाव खो दिया। लेकिन मैंने तो यहाँ आपके बीच आकर किसान का हलवा खाया है, और नमक पे चीनी भारी होती है। विषय तो गंभीर है, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, आप भी मुस्कुरा रहे हो, और लड़ाई मुस्कुरा के ही लड़ी जाती है, मायूस होके तो नहीं लड़ी जाती, हिम्मत से लड़ी जाती है। एक वक्ता ने कहा कि मैं आपको हौसला देने आया हूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको हौसला देने की कोई आवश्यकता है। ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है, ये किसानों की रणभूमि है। 13 महीने अगर इस क्षेत्र के लोगों ने तय नहीं किया होता, फैसला नहीं लिया होता कि हम डटे रहेंगे, तो क्या मजाल किसान वहां मोर्चा संभाले रहते क्या? नहीं, आपने उस आंदोलन को सींचा, आपने त्याग दिया, और पहली बार नहीं, जब जब अवसर हुआ औरों के लिए आपने परम कुर्बानियां दी हैं। और मैं बैठा बैठा देख रहा था कि ये आपने किसी बच्चे ने तैयार किया होगा, कार्यकर्ताओं ने, जो स्लोगन लिख रखा है, फार्मर्स आर नॉट बेगर्स। किसान कौम की पहचान है। हम सामने वाले को राम राम कहेंगे, राम राम लेंगे, किसी के आगे भी हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन झुकना हमारे संस्कार में नहीं, हमारे खून में। हम अपने हक की बात कहेंगे, हम मांग भी सकते हैं, जो वो हमारा अधिकार है, और लेना भी जानते हैं। अगर जो मांगी हुई बात कहीं सुनवाई ना हो तो हर तरीके से किसान लेना भी जानता है, और आपने करके दिखाया। 13 महीने बाद आप पीछे नहीं हटे, सरकार को पीछे हटना। दुख होता है, हरियाणा के कुछ नेताओं ने उस समय उस आंदोलन के दौरान भी तरह तरह की बातें की, तरह तरह के नाम किसानों को दिए। पहले तो साबित करने की कोशिश की कि किसान है ही नहीं, इनका मुद्दा ही नहीं है, इन्हें विदेशों से चंदा मिलता है। मैं दोहराना भी नहीं चाहूंगा। और हरियाणा के एक जिम्मेदार नेता ने, जब समाधान हो गया, जब आप घर लौट गए, जब सरकार ने गलती मान ली, उसके बाद भी कहा कि यह आंदोलन नहीं, ये तो बीमारी थी। आपने सुना होगा, और आपके संज्ञान में है कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे भी चोट लगी, यूपी में बैठा अखबार पढ़ता हुआ, उनके बयान को देखते हुए मुझे भी चोट लगी गहरी। और देश का कोई किसान का कोई बालक ऐसा नहीं होगा जिसका खून ना खौला हो। कि आज भी मजाल है, तो मुकाबला तो किसी भी सरकार को किसानों से लेना नहीं चाहिए। ये गद्दी छिन जाएगी, ये लाल बत्तियां हट जाएंगी, ये सरकारी नौकर कर्मचारी आपकी राम राम लेना बंद कर देंगे। आपकी सरकारी तनख्वाहें आज जो मिल रही हैं वो खत्म हो जाएगी। पेंशन मिल सकती है, पेंशन तो मिलती है जो पूर्व होते हैं, लेकिन यही वक्त है इस आंदोलन में, यहां जो आंदोलनकारी है, जो संघर्ष समिति है, जो आयोजक हैं, मैं पूछना चाहूंगा, क्या सरकार की तरफ से कोई जनप्रतिनिधि ने यहां आने की सोची, या आपने उनको मना कर रखा है कि मत आओ? ना कौन कर भाई खुला हाइट दो। पंचायत होती है, पंचायत में खुद
जिसको बात सही लगती है वो पंचायत में पहुंचता है। पंचायत में कोई विधिवत कहीं कार्ड नहीं छपता या अखबार में कोई एडवर्टीजमेंट निकालने की जरूरत नहीं होती। प्रचार हो गया, मुझे भी पता लग गया कि मुद्दा है, और भी कुछ राजनीतिक साथी यहाँ आए हैं, वे भी मेरी तरह धरती पे बैठे हैं। उन्होंने जब मौका मिला तो समर्थन दिया है, लेकिन सरकार में जो लाल बत्ती की चकाचौंध में रहना पसंद करते हैं, चुनाव के वक्त किसान के और गांव के बन जाते हैं, और जब आपत्ति आती है, जब दिक्कत आती है, जब समस्या आती है, जब चुनौती आती है, जब लड़ाई लड़नी हो, तब तो उनका खून ठंडा पड़ जाता है। तो मैं तो न्योता देना चाहता हूं कि जो जो सुन रहा हो, पुरानी बातों को माफ कर देंगे। ये वक्त है, किसानों के साथ खड़े हो जाओ। चंडीगढ़ और दिल्ली से तुम अगले चुनाव में टिकट ले लोगे, लेकिन वोट तो खेड़ी की जनता देगी, वोट तो हरियाणा के गांव ग्वाल की जनता देगी। प्रधानमंत्री जी ने नई योजना बनाई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और याद दिलाता हूं कि जब उसकी घोषणा हुई, उन्होंने बड़े बड़े तर्क दिए थे। कहा था कि पहले जो नुकसान की भरपाई किसानों की नहीं होती थी, ग्राम पंचायत की इकाई को माना जाता था। पुरानी योजना नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के तहत इसे खत्म करके ये योजना लाई गई थी, और ये वादा था कि हम सैटेलाइट से और ड्रोन के माध्यम से भी जांच कराएंगे। अगर एक किसान का नुकसान होगा तो उस एक किसान के नुकसान की पूरी भरपाई ये योजना करेगी। और क्या हुआ? जबरदस्ती जबरन तो किसी किसान का खाता खुला हुआ है, उसने कर्जा ले रखा है, बिना पूछे आपको उस योजना में जोड़ दिया, और आपके खाते से जो प्रीमियम, जो किस्त जानी थी, वो काट ली। किसानों में रोष होने लगा, किसानों में सवाल उठने लगे। क्लेम का वक्त आया, आपकी फसल, ये जो छुट्टे घूम रहे हैं हमारे यहाँ तो बहुत, उत्तर प्रदेश में तो त्राही त्राही है, और मैं यहाँ भी देख रहा था, यहाँ भी आपने तार लगा रखी है, और यहाँ भी जो छुट्टे घूमते हैं इन्होंने भी यूनियन बना रखी है। अब अकेला नहीं, झुंड है, झुंड। वो नाम तो दे रखे आपने भी, मुझे पता। ये सीधे किसी भी खेत में जाके बढ़ जाए और उगाई कर लेते हैं, चौथ वसूल रहे हैं किसानों से। इसका कोई उपाय नहीं। अगर इससे नुकसान हो फसल को, इस योजना में कुछ नहीं मिलता। आगजनी हो जाए, खराब मौसम में, या कोई कीट लग जाए, फसल बर्बाद हो जाए, समय समय पे किसानों ने कोशिश की कि ये योजना है, प्रधानमंत्री जी के नाम से जुड़ी योजना है, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, हमारा क्लेम पूरा करो। कोई यहाँ मौजूद किसान हो जिसका कभी क्लेम पूरा हुआ? नहीं हुआ। और जब से ये योजना लागू हुई, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए का लाभ निजी कंपनियों को मिला है। महाराष्ट्र की सरकार, जो आज विपक्ष की सरकार है, उसने प्रधानमंत्री जी से एक मांग की है कि मान लीजिए कि हमने, राज्य की सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने कोष से, और किसानों ने जो प्रीमियम दिया है, अगर किसी एक वर्ष में ये पाया जाता है कि क्लेम कम हुआ और प्रीमियम ज्यादा हुआ, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाया, मुनाफा कमाया इन कंपनियों ने, तो वह जो राशि है वह सरकारी खजाने में लौट जानी चाहिए। ये मांग महाराष्ट्र की सरकार ने, राज्य सरकार ने की है, लेकिन मोदी जी उस पर बिल्कुल चुप हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये तो मेरी जेब से पैसा कट जाएगा। तो उनकी जेब, उन बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब और उनकी जेब, कोई ना कहीं तो तार जुड़ रही है। पिछले एक वर्ष में यहाँ कोई साधारण परिवार के व्यक्ति बता दे, आपके घर में जो नौजवान जो दौड़ लगाते हैं, जो कूद करते हैं, जो इम्तिहान देते हैं, नौकरियां नहीं लग पाई। और पिछले एक वर्ष में नहीं, 2 वर्ष जब से कोविड की तालाबंदी हुई, काम ठप हुए, इंडस्ट्री, हरियाणा की इंडस्ट्री को देखकर हम ताजुब करते थे। हम मानते थे कि उत्तर प्रदेश में भी औद्योगिकरण हो,
चौधरी अजीत सिंह जी ने जब उनको मौका मिला उन्होंने हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल लगाई, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम हरियाणा से बहुत पीछे हैं। पिछले 2 वर्ष में मुझे बताओ आपकी आय बढ़ी है कि घटी है? और इस दौरान आज 8वें स्थान पर है, $109 बिलियन। ये 5 ट्रिलियन कहते हैं ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो छोड़ दो, यहाँ पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। $109 बिलियन की वेल्थ, ये संपत्ति अकेले अदानी जी की है। दुनिया में 8वें स्थान पे पहुंचे हैं और पिछले 1 वर्ष में सबसे ज्यादा तरक्की अमेज़न के मालिक को पिछाड़कर, गूगल के मालिक को पिछाड़कर, बड़े बड़े लोग जिनका आप नाम सुना करते थे उनको पिछाड़कर अकेले अदानी जी ने वो पैसा कमाया है। आप नहीं कमा पाए। अदानी जी ने 1 साल में बेहतरीन तरक्की की है। और आज हरियाणा का बजट 1.77 लाख करोड़ रुपए का है सालाना। 1.8 कर दो, 2 लाख करोड़ मान लो। 5 गुना हरियाणा का बजट नहीं है, उसका 5 गुना एक अकेले व्यक्ति की संपत्ति देश में है जो अर्जित करी है। इसलिए मैं कहता हूं कि तार जुड़ रही है और फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये बातें शायद राजनीतिक मंचों से नहीं होती, ये बातें बड़े बड़े अखबार के पन्नों में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें और आपको सजग रहने की जरूरत है। हमें आपको, अगर खेत और खलियान पे आप अपनी आंख रखते हो, नजर रखते हो, क्योंकि दिल्ली के समीप इलाका है। जब चाहा था आपने अंग्रेजों को खदेड़ा, उससे पहले जब चाहा आपने मुगलों को खदेड़ा, और आज अगर कोई जालिम सरकार आएगी तो उसका हिसाब किताब भी चाहे चंडीगढ़ में लेना हो चाहे दिल्ली में लेना हो, आप लोग सक्षम हो। तो इसलिए हम भिखमंगे नहीं, हम बेगर नहीं हैं। चौधरी मैं एक बात और साफ कर देता हूं, मुझे भी कोई न्योता नहीं था, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद बहुत युवा अवस्था में मुझे मिली है। हमारे विधायक आए हैं, 8 को आना था, लेकिन 6 की संख्या भी बहुत है, छक्का ही मारना है। इनका भी साथ मिलेगा और मैं आपका भी सहयोग मांगने आया हूं। मैं देने को आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं आपका सहयोग मांगने आया हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा विश्वास आपने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी पे किया, बहुत बड़ा विश्वास आपने चौधरी अजीत सिंह जी के वचन पे किया। हम लोग राजनीतिक तौर पर यहां सक्रिय नहीं रहे, ना ही मैं कुछ वोट के मसले को लेकर यहां आपके बीच आया हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो जो किसान के हिमायती हैं उनको तो पहचान लो। 13 महीने का आंदोलन हुआ, जो घर में दुबक के बैठे थे, जिन्होंने गाली गलौज की, चंडीगढ़ और दिल्ली के रास्ते, उनके लिए आपको तो बंद करने ही पड़ेंगे। भाईचारा बना के रखो। अकेला कोई भी जात का व्यक्ति ये सोच ले कि मैं रहूंगा, मैंने पगड़ी बांध ली अपने आप अपने सर पर और चौधरी बन गया, नहीं है। जो सबको साथ लेकर चलेगा, चौधरी चरण सिंह जी की यही ताकत थी, यही उनकी ताकत थी, यही गुण थे, वही गुण आपके अंदर है। ये नौजवान जो नई सोच रखता है, जो जात पात के चुंगल से बचना चाहता है, उससे ऊपर उठना चाहता है, उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो जोड़ सकता है। और मैं नौजवानों को कहूंगा, रामधारी दिनकर जी के शब्द वो थे, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं, धरती से ऐसा मन लगता था कि खेत और धरती और ये जो गांव की जो मिट्टी है, जो ग्रामीण भारत की जो असलियत है, उसी का परिचय वो देते थे। उनका निर्भय होंगे नर नारी, निर्भय होंगे नर नारी, कलम उगलेगा आग, कलम उगलेगी आग, और अक्षर बनेंगे, माफ कीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, क्या कोरोना के बाद मुझे भी दिक्कत आ गई। कहने का तात्पर्य ये है कि अब बात कलम से होगी,
असल क्रांति अगर आपको लानी है, हम लोग देखते हैं अक्सर राजनीतिक मंचों पे हम लोग जाते हैं और जनता देती है लो तलवार पकड़ो, लो गदा पकड़ो, और तलवार लेके हम लोग फोटो खिंचा लेते हैं, गदा उठा के हम दिखाते हैं देखो हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन अब नए जमाने में, नए युग में कलम से, विचारों से सवाल पूछ के, और इसलिए नौजवान आरटीआई डालो, सवाल पूछो। सरकार आप ही ने बनाई, ये सरकार लेकिन थारी नहीं है, सरकार आपकी नहीं है, सरकार आपको अपना नहीं मानती। जब तक सरकार को घेर के नहीं रखोगे और दबाव नहीं बनाओगे, ये माता बहनें बैठी हैं, जब तक बच्चा नहीं रहेगा तो माँ भी नहीं देखती बच्चे को, तभी पता लगता है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है। जो बोल नहीं पाता बच्चा, और समाज के बुद्धिजीवी तो लड़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, और जहां राष्ट्रीय लोकदल का परिचय आप जानते हो कि हमारा कार्यकर्ता होगा तो किसान के लिए काम करें। 13 महीने में ये भी नजर मारना कौन कौन लोग सक्रिय थे राजनीतिक क्षेत्र से। मैंने अपने भाई दीपेंद्र को तो देखा था जो लंगर सेवा भी कर रहे थे, और हम लोग वहां यूपी में वो पल जिसका वर्णन यहां मंच से किया गया, लोगों ने कहा, मैं बताना चाहता हूं क्या कैसे बीती थी। मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह जी अपना आखिरी चुनाव लड़े। उनकी ये इच्छा थी कि यहाँ हिंदू मुस्लिम तनाव बन गया, इसे इसको पाटना जरूरी है, वरना भविष्य अंधकार में जाएगा किसान का। और इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उसी क्षेत्र के विधायक हमारे राजपाल जी, जो बुढ़ाना क्षेत्र है, ये अभी यहाँ अपनी बात उन्होंने रखी। और उसी क्षेत्र के किसानों के बीच के एक नेता राकेश जी मोर्चा संभाले दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर पे बैठे। ये बात तो आम बात हो गई, चर्चित हो गई, लोगों को पता है। टेलीविजन पे जब ये बयान उनका आना शुरू हुआ कि हमारी क्या भूल थी, हमारी का उनका मतलब ये था कि किसानों ने ही वोट दी तभी बीजेपी की बहुमत बनी। उन्होंने पूछा कि हम लोगों ने जिन्होंने इनकी सरकार बनाई है, आज ये लोग हमें मारने पे उतारू हैं, और वे भावुक हो गए। और मैं चौधरी अजीत सिंह जी के पास बैठा था, और उनको पता था मुजफ्फरनगर क्षेत्र से वो हार गए थे, लेकिन वे हारे नहीं थे क्योंकि वे फिर भी लड़ना चाहते थे। और उन्होंने वो बात देखी और तुरंत राकेश जी को फोन लगवाया। मैंने अपने फोन से उनका नंबर मिला के उनसे बात कराई, और उन्होंने ये कहा कि राकेश बेटा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। इतना ही कहना काफी था, इतना ही कहना काफी होता है। कभी कभी आंदोलन ऐसे ही मोड़ ले लेते हैं चंद पलों में, और इसलिए आप भी डट के रहना, हिम्मत से काम लेना। यह जो आपकी मांग है न्याय संगत, 2021 का घाटा, इस मांग को लेके आप बैठे हो। कपास की बहुत अच्छी पैदावार आपकी थी, और शायद बारिश के कारण या उसमें कुछ रोग लग गया, लाल कीड़ा का पैसा था। और कितना घाटा था आपकी फसल में? वो एक नहीं है, बहुत बड़ा घाटा था। आपने उस समय प्रशासन को भी आगाह किया है, जो भी आपसे तथ्य मांगे गए होंगे वो दिए हैं। दे दी भाई साहब। कुछ तो फसल बीमा के अंतर्गत होंगे, कुछ उसके बाहर होंगे, दोनों वाले पेट रखी भाई साहब। मुझे जानकारी है कि यहाँ गिरदावरी में भी गड़बड़ी की। हाँ दिखा दी कि धान की फसल ना घाटा कौन दिखाया भाई साहब, भले पूरी हरी फसल तो यही होता है। सर्वेक्षण भी इन्हीं के हाथों में है, पैसा भी इन्हीं को दिलवाना है, यही वकील बनते हैं, यही कर्मचारी हैं, और इसलिए किसानों के साथ न्याय नहीं हो पाता। 17 गांव का विषय है। हाँ, और इस क्षेत्र के साथ पक्षपात हुआ, ये सही है? हाँ सही बात। और तालाबंदी में भी मुकदमे दर्ज है किसानों के। कितने मुकदमे हैं? नामजद नहीं, सुरेश कोच का नाम रखा जी। वो तो डराने के लिए कर रखा, लेकिन कोई आफत नहीं आ रही। आपकी तो अच्छी संख्या है आज,
रोजे नहीं हो रहा भाई साहब और